नमस्कार दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम में, जिसमें कि हमारे देश के या कहूँ जो हमारे बहुत ही बड़े साहित्यकार, हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह जी दिनकर, उनकी आज पुण्यतिथि है। और उनको याद करते हुए, उनको स्मरण करते हुए आज हमने उनकी रचनाओं पर, उनके साहित्य पर एक परिचर्चा रखी है, जिससे कि और सबसे खास बात यह है कि इस परिचर्चा में हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं जो कि दिनकर के राज्य से हैं, दिनकर के गांव से हैं और उनसे मिल चुके हैं या उनके बारे में बहुत कुछ ऐसा भी जानते हैं जो कि हमें नहीं पता। और उनके साहित्य की बात करूं तो मुझे जो उनकी सबसे खूबसूरत सी लाइन लगती है कि क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो एक जो बुलंदी है उनकी आवाज में, एक जो क्रांति है उनकी आवाज में, जो कि अगर हम आजादी के पहले का उनका संसार देखें तो उस संसार में देश प्रेम की भावना थी, क्रांति की बात थी, कहीं ना कहीं आजादी के लिए ललक थी। तो अगर आजादी के बाद की उनकी रचनाओं को देखें तो उन रचनाओं में भारतीय संस्कृति के प्रति एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर था। और इन सारी रचनाओं को लेकर के अगर आज हम सोचते हैं कि हम दिनकर को याद करते हैं तो क्यों करते हैं, सबसे पहला सवाल तो सबके सामने आता है कि हम साहित्य क्यों पढ़ें, और वो भी हम उन साहित्य को क्यों पढ़ें जो आज से 100 साल पहले लिखा गया है, उसकी क्या प्रासंगिकता हो सकती है। तो आज ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर हम उस राष्ट्र कवि को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं पटना से डॉक्टर शिव नारायण सर जी, जो कि पटना के नई धारा, एक बहुत ही पुरानी, मतलब इतनी पुरानी 75 साल पुरानी नई धारा जो पत्रिका वहां से निकलती है, उसके संपादक हैं। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े समाज सेवी हैं। उनका परिचय देना चाहूंगी। आप बांका बिहार से हैं और आपने एमए पीएचडी की है और शिक्षा, साहित्य और पत्रकारिता ये आपका क्षेत्र रहा है। आज भी आप पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। कविता, कहानी, निबंध, समालोचना, भाषा विज्ञान और इतनी सारी जो विधाएं होती हैं, करीब सभी विधाओं पर आपने रचना की है और आपकी आज तक करीब 50 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जो कि आपने आप में एक बहुत ही बड़ी मैं कहूँ उपलब्धि है। और उसके बाद आपने बहुत सारे पुस्तकों का संपादन किया है, पत्रिका का संपादन तो आप कर ही रहे हैं। और ये बताने की आवश्यकता भी वास्तव में नहीं है कि आपने कितने पुरस्कार हासिल किए होंगे। बिहार सरकार द्वारा सर्वोच्च काव्य सम्मान नागार्जुन पुरस्कार, केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, विद्यासागर आगे राष्ट्रीय शिखर सम्मान, नरेंद्र देव शिखर सम्मान, एक लंबी सी लिस्ट हो जाए अगर मैं सर आपकी सारे सम्मानों की बात करूं। और विशेष यह है कि राष्ट्रीय स्तर के अनगिनत परिसंवादों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों में आपने भागीदारी ली है। और आप आज भी समाज के लिए, साहित्य के लिए उतने ही समर्पित हैं जितने कि आप इतने सालों से पहले भी रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ सर। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। खास करके इसलिए भी आभार निवेदित करता हूँ कि आपने दिनकर की पुण्य स्मृति पर मुझे स्मरण किया और कुछ कहने का आज आप मुझे अवसर देने वाली हैं। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज हमारे साथ जो मौजूद हो सर, बिल्कुल मौजूद हमारे साथ हैं, भले ही वो आज हमसे जुड़ नहीं पाए हैं कुछ व्यक्तिगत बहुत ही जरूरी समस्या आन पड़ने से। तो वो हैं डॉक्टर
श्री नारायण समीर सर जी। तो मैं चाहूंगी कि जरूर मैं उनका परिचय आप सभी के समक्ष दूं। और हालांकि मुझे पता है कि हम सभी उनसे बहुत परिचित हैं, फिर भी डॉक्टर श्री नारायण समीर सर जी, आप महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की जन्मस्थली चंपारण बिहार के एक गांव के हैं और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से हिंदी भाषा और साहित्य में आपने स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। बेंगलोर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और तत्कालीन दक्षिण बिहार में अपने समय के प्रमुख समाचार पत्र समूह आवाज में पत्रकारिता से सेवा जीवन में की शुरुआत की है। आपके संबंध में जितना भी कहा जाए सर बहुत कम है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की सर्गपल्ली खान परियोजना में 1919 से 1993 तक राजभाषा अधिकारी रहे हैं और इस तरह भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में 1908 से 2011 तक संयुक्त निदेशक की भूमिका में रहे हैं और 9 वर्षों तक निदेशक के पद पर उल्लेखनीय सेवा के उपरांत 2019 में आपने अवकाश ग्रहण किया है। अनेकों पुरस्कार से सम्मानित आपकी जो आप अनुवाद विशेषज्ञ हैं और उसकी जो आपकी रचनाएं हैं अनुवाद से संबंधित, वो आज ही नहीं आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी उन पुस्तकों से निश्चित ही लाभ उठाती रहेगी। भारतेंदु के प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा तथा नागार्जुन के कवि कर्म पर लिखे गए आपके आलेख हिंदी ऑनर्स और स्नातकोत्तर पढ़ने वाले छात्रों के संदर्भ साहित्य के रूप में बहुत ही लोकप्रिय है। और आपका परिचय सर इतना अधिक और इतना सुंदर है कि उसे पढ़ते रह सकते हैं। 10 पुस्तकों के आप संकलन और लेखक आप हैं। 50 पत्र पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित हो चुके हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। मुझे पता है कि आप आज अभी इस समय हमारे बीच नहीं होते हुए भी आप हमारे साथ हैं और आपने जो हमें अपना वीडियो भेजा है जरूर हम उसे सुनेंगे। तो आपका एक बार स्वागत करती हूँ। और उसके बाद हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय कुमार यादव। डॉक्टर विनय कुमार यादव बेंगलोर में, जो कि खुद फिर से मैं कहूं कि बिहार के ही हैं, क्योंकि हमारे आज के जो कवि हैं दिनकर जी वो बिहार से थे। तो इसलिए डॉक्टर विनय कुमार यादव चूंकि उनके गांव सिमरिया जा चुके हैं और उन्होंने प्रेमचंद और दिनकर पर बहुत कार्य किया है। डॉक्टर विनय कुमार यादव बेंगलोर के बिशप कॉटन वुमेन्स क्रिश्चियन कॉलेज के प्रोफेसर हैं। करीब 23 वर्षों से वहां पर वो हिंदी साहित्य की सेवा में लग्न है और उसके साथ साथ आप समाज की सेवा में छात्रों के आगे बढ़ने के लिए जो सहयोग आप कर सकते हैं, बिहार के छात्रों के लिए आपने बहुत कार्य किया है। और आपने पीएचडी की है बेंगलोर यूनिवर्सिटी से 2000 में। आपके पीएचडी का विषय था निर्मल वर्मा के कथा साहित्य में व्यक्तिवादी चेतना, जो कि डॉक्टर बिमला मैम के अंडर में आपने किया है। और आपका भी इतना लंबा चौड़ा परिचय है सर कि इतनी जगह आप बोर्ड में मेंबर हैं, एग्जामिनेशन बोर्ड में मेंबर हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज में हैं और बोर्ड ऑफ हिंदी यूजीसी प्रोग्राम में, यूजी प्रोग्राम में, गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में, फिर मतलब बोर्ड ऑफ स्टडी में अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि बेंगलोर की कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपने छोड़ी नहीं है। सब जगह आप नॉमिनेट किए गए और नॉमिनेट एज चेयरपर्सन फॉर कंडक्टिंग ओपन डिफेंस ऑफ अ थीसिस सबमिटेड बाय अ रिसर्च फेलो ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ केरला 2014 में। और पैनल मेंबर रहे हैं आप 2013 से हिंदी दिवस के प्रोग्राम के लिए, जो कि दूरदर्शन में चंदना चैनल पर बेंगलोर में हर साल सितंबर 14 को किया जाता है। सेक्रेटरी हैं एल्यूमिनी एसोसिएशन हिंदी डिपार्टमेंट बेंगलोर यूनिवर्सिटी के। ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जनकिरण हिंदी टीचर्स एसोसिएशन में। मेंबर एडिटोरियल बोर्ड साहित्य साधक मंच में। और एकेडमिक अचीवमेंट
वो आपका इतना लंबा चौड़ा है सर कि आप हर जगह एज अ चीफ गेस्ट, एज अ चीफ स्पीकर और एज अ अध्यक्ष के रूप में बहुत जगह आप बुलाए गए और बहुत जगह आपने अपने पेपर भी प्रेजेंट किए हैं, बहुत जगह आपके लेक्चर हुए हैं जिससे कि अनेकों छात्रों ने बहुत लाभ उठाया है। तो आपका एक बार फिर से सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद इंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे साथ हैं कवित्री के रूप में आज की एक बहुत ही क्रांतिकारी शोर आवाज में अपनी कविता को प्रस्तुत करने वाली श्रद्धा पोफली जी, जो कि महाराष्ट्र से हैं। श्रद्धा पोफली नागपुर महाराष्ट्र से बीकॉम किया है और अभी सीए की पढ़ाई कर रही हैं और ये एक भारतीय साहित्यकार हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी मुझे लगती है कि ये कभी ये नहीं बोलती कि ये मराठी हैं या कानपुर की, ये कहती है मैं भारत की हूँ। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो ये कहती है मैं भारतीय साहित्यकार हूँ, हिंदी एवं मराठी दोनों भाषाओं में लिखती हैं और बचपन से कविता लिखती रही हैं और इसके अलावा सितार वादन भी करती हैं। और ये खुद कहती हैं कि मेरी अभिव्यक्ति कुछ विद्रोही है, इस बात का परिचय आपको मेरी कविताएं देंगी। और उस विद्रोही कविताओं में इनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जो कि इन्होंने कर्ण को, युधिष्ठिर को और ये जो भारत के जो पात्र हैं उनको लेकर के लिखी है। तो श्रद्धा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं ये देखती हूँ कि दिनकर के साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो पहले मैं बताऊं कि मैथ्यू आर्यन ने क्या कहा था कि साहित्य जीवन की व्याख्या है। तो कोई भी साहित्य जो है वो तभी सफल होता है जब वो जीवन की वास्तविक व्याख्या करने में सफल हो जाता है। प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद भी कहते हैं कि महान साहित्यकार वही है जिसमें वस्तुओं के मर्म को पहचानने और प्रकाशित करने की शक्ति सम्यक मात्रा में रहती है। तो मर्म को पहचानना और फिर उसको प्रकाशन करना, ये तो एक साहित्यकार का गुण होता ही है। लेकिन सर मैं ये जानना चाहूंगी कि आज जब हम दिनकर जी की बात करते हैं तो दिनकर जी का जो साहित्य है, श्री नारायण सर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उस साहित्य में आज सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि दिनकर जी का साहित्य अगर आज का एक बच्चा पूछता है कि हम क्यों पढ़ें, तो सीधी बात आती है प्रासंगिकता की। तो उसके बारे में आप दिनकर जी के साहित्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और ये दिनकर ही क्यों, हर बड़े कवि को लेकर पूछा जा सकता है जी। यह एक शाश्वत प्रश्न है। मैं इस पर कुछ बोलूं इसके पहले यहाँ पैनल में जितने लोग हैं मैं सबको आदर पूर्वक नमस्कार करता हूँ और आपकी संस्था के प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता निवेदित करता हूँ कि आज के दिन बेंगलोर में रहकर भी आप सब ने राष्ट्र कवि दिनकर का स्मरण किया और इस स्मरण आयोजन से मुझे भी आपने जोड़ा। देखिए, ये जो साहित्य है, आप कहती हैं कि साहित्य हम क्यों पढ़ें, तो ये समझना चाहिए कि जो साहित्य है वो किसी भी भाषा का साहित्य हो, उसका अपना जो स्वभाव होता है वो 3 प्रकार के उसके अपने स्वभाव होते हैं। उसमें पहला है करुणा। करुणा अर्थात संवेदना, दूसरों की वेदना को महसूस करना और इस प्रकार से महसूस करना कि एक जीवन में दूसरे जीवन का परकाया प्रवेश जैसी स्थितियां बने। तो जो पीड़ित पक्ष है उसकी संवेदना को जब हम महसूस करते हैं तो वह जो करुणा है यह साहित्य का पहला अपना उसकी जो है प्रकृति है, अपना स्वभाव है। दूसरा है न्याय। जो पीड़ित पक्ष है, जब हम किसी से संवेदित होते हैं और हमारे मन में करुणा का उदय होता है तो एक सहज भावना होती है कि जो पीड़ित पक्ष है उसे हम न्याय दिलवाएं। तो कैसे हम न्याय दिलवाएंगे? तो वह जो है प्रतिरोध में कुछ दर्ज करता है
कुछ लिखता है। तो प्रतिरोध जो है साहित्य का तीसरा स्वभाव है। ये जो तात्विकियां मैंने बताई आपको साहित्य की, तो वो किसी भाषा का हो, किसी देश में किसी भाषा का साहित्य हो, तो साहित्य में यह जो करुणा है, करुणा के बाद जो रचनाकार होता है उसके मन में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलवाने की भावना का उद्रेक होता है, और उस उद्रेक के लिए वह कलम उठाकर प्रतिरोध में, यानी वह जो पीड़ित पक्ष है उसके दुख को वह लिखता है, दर्ज करता है। तो ये इसके तीन स्वभाव हैं। यहीं पर आकर जब ये तीन स्वभाव को आप जान लेंगी, तो ये जो पारंपरिक परिभाषाएं आज तक विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता रहा है कि साहित्य क्या है, वो सहित है। सहित अर्थात जिसमें हित की भावना हो। हित यानी कल्याण। कल्याण को हम शिव से जोड़ते हैं, अर्थात जो शिव हो, सत्य हो, सौंदर्य हो। और इस तरह से जब हम काव्य शास्त्र के गलियारे में जाते हैं तो हम कहते हैं कि साहित्य जो है वो रसो वैसा है, रस की भावना है। ये कहीं चला गया क्या ये आवाज तो मेरी सुनी जा रही है ना? जी जी, जी आवाज जी आ जी रही है। बिल्कुल आ रही है हाँ, सर, कोई बिल्कुल। बात नहीं। तो बस मैं 1-1.5 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। जी जी तो बिल्कुल रसो बिल्कुल। वैसा, हम ये कहते हैं कि साहित्य जो है रस के समान होता है। जी ये तब होता है रस के समान जब समाज आनंद की स्थिति में हो। देखिए, जब कोई समाज आनंद की स्थिति में है उस समय साहित्य की भूमिका अलग होती है। नहीं, ये सब नहीं है। लेकिन अगर कोई समाज संकट में है, कोई समाज संघर्ष के दौर से गुजर रहा हो, ये मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल पड़ हाँ, रही तो है। कोई बात नहीं है, चित्र नहीं, बहुत चित्र भी जरूरी आ रहा नहीं है सर, आपका चित्र भी आ हाँ, रहा है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई बात नहीं। जी 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 तो ये जो जब, लेकिन समाज जब आनंद की स्थिति में नहीं हो, एक संघर्ष की स्थिति में हो, जी और जो आम जनता है उसके संघर्ष की गाथा को कौन व्यक्त करेगा? तो रचनाकार। ये जो मैंने अभी आपको साहित्य के स्वभाव की चर्चा की, उन स्वभावों के साथ एक रचनाकार सामने आता है और प्रतिपक्ष में रहकर प्रतिरोध को दर्ज करता है। यही उसकी जो संवेदनात्मक अभिव्यक्ति का कौशल है, यह साहित्य की भूमिका होती है। काल कोई भी हो, देश कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, लेकिन मनुष्य की जो आदम प्रवृत्ति है, उसकी जो शाश्वत परिस्थितियां होती है, हर काल में अगर वो शाश्वत होता है तो हम अपनी मनुष्यता से रूबरू होने के लिए साहित्य ही एकमात्र माध्यम होता है जिससे जुड़कर हम सामने वाले जो मनुष्य हैं उसकी परिस्थितियों से, उसकी संवेदना से, उसकी करुणा से हम जुड़ते हैं। और करुणा से जुड़ने का मतलब है हम उसके दुख और दर्द से जुड़ते हैं, और ऐसा करने से हम एक सामाजिक प्रक्रिया की भूमिका में होते हैं। और वह जो सहभाव है, यही साहित्य की सबसे बड़ी प्रासंगिकता होती है। भाषा कोई भी हो, जैसा कि मैंने कहा, स्थान कोई भी हो, तो ये साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि साहित्य हमें, यानी मनुष्य को, मनुष्य होने के गौरव का बोध कराता है जो हम किंचित भूल चुके होते हैं। इसलिए अभी हम साहित्य के करीब जाते हैं, यानी अपने को पहचानने के लिए, अपने समय को पहचानने के लिए। ये जो भूमिका है, इसके लिए साहित्य के अलावा और कहीं से हमें कोई वैभव या कोई सौदेश्यता हमें प्राप्त होगी नहीं। इसलिए ये साहित्य की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है, ये मैं सोचता हूँ। बहुत बहुत सुंदर बात कही सर कि साहित्य किसी भाषा का मोहताज नहीं। साहित्य की जो प्रासंगिकता है वो समाज से जोड़ने की बात है। और यही मैं देखती हूँ कि जब दिनकर जी ने जब कुरुक्षेत्र लिखा तो महाभारत, उन्होंने ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कही कि न महाभारत को दोहराना मेरा उद्देश्य था, मुझे जो कुछ भी कहना था वह युधिष्ठिर और भीष्म के प्रसंग को उठाए बिना भी मैं कह सकता था। कलिंग विजय लिखते समय मुझे ऐसा लगा कि युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है। तो इसकी जो समानता उन्हें महाभारत में और आज के हमारे समाज में जो दिखी, तो वो कहते हैं कि इसी समानता को विषय बना करके
कवि ने इतिहास प्रसिद्ध युग पुरुष के द्वारा युद्ध के कारणों का विवेचन विश्लेषण करते हुए वे अपनी बात को इसलिए हमारे सामने रखते हैं इस तरह से कि जब कोई बड़ा व्यक्ति कोई बात कहता है, जब हम किसी बड़े उदाहरण के साथ अपनी बात को रखते हैं तो बात जल्दी समझ में आती है। तो उनको आज ये निश्चित ही कुरुक्षेत्र उन्होंने जब लिखा था और आज के युग में अगर समय को मापा जाए तो एक बहुत लंबा समय बीत गया है। लेकिन स्थिति, मुझे लगता है कि जो आपने कहा सर, बहुत सुंदर कहा कि साहित्य की प्रासंगिकता उसी में है कि 100 साल पुराना हो या 1000 साल पुराना, आज भी अगर हम उसकी बात कहते हैं तो उसमें हम जो साहित्य समाज का दर्पण है, हम अपने आप को देख सकते हैं, वो उतनी ही प्रासंगिकता लेकर चलता है और अपने आप को पहचानने के लिए वो बहुत, मुझे लगता है कि बहुत समर्थ और सार्थक होता है। तो विनय सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी सर ने जैसे कि साहित्य के बारे में बताया कि किस तरह से वो प्रासंगिक होता है, तो दिनकर के साहित्य को लेकर के आप किस तरह से बता सकेंगे कि वो कितना प्रासंगिक है आज के युग में? धन्यवाद इंदु जी जी। इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए, और शिव नारायण सिंह जैसे विद्वान से मुखातिब होने के लिए उनकी बातों को सुनने का मौका मिला, और जिससे उन्होंने बहुत ही गंभीरता से आज हर जगह, हर स्कूल और कॉलेज में एक सवाल उठता है कि हिंदी क्यों पढ़ाया जाए, कन्नड़ क्यों पढ़ाया जाए, इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो अगर आपने रिकॉर्ड किया है तो ये जरूर बैंगलोर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस में भी चाहिए होंगे कि किस तरह सर ने कहा कि करुणा, न्याय और प्रतिरोध, यानी मनुष्य को मनुष्य होने का बोध कराता है। बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है कि जब तक मनुष्य ये जान रहा है, उसको ये बोध हो रहा है कि मैं मानव हूं, मैं मनुष्य हूं, मेरे अंदर मानवता होनी चाहिए, अगर नहीं है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। और आज पूरा का पूरा विश्व इसी चपेट में है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस भूमंडलीकरण के दौड़ में दुनिया बेतहाशा भाग रही है। जो 1000 रुपए कमा रहा है उसका लक्ष्य लाख रुपए है, जो लाख रुपए कमा रहा है उसका लक्ष्य करोड़ रुपए है, और जो करोड़ कमा रहा है वो बिलियन और ट्रिलियंस की ओर भागता चला जा रहा है, और इसके बीच कहीं न कहीं मानवता कुचलती चली जा रही है। बिल्कुल सर। और दिनकर जी का साहित्य, ये ऐसा माना जाता है कि दिनकर जी की जो रचना है, जो उनकी जो भूमि है, वो इतनी ज्यादा उर्वरक है कि उन्होंने जो हिंदी साहित्य को दिया है, शायद हम अंग्रेजी के कवि मिल्टन हो या फिर कीट्स हो, उनसे उनकी तुलना कर सकते हैं, और उनसे प्रभावित भी थे। तो दिनकर के साहित्य में कह सकते हैं वीर रस से लेकर के जो शुरुआत होती है, तो उनके अंदर वो जो आक्रोश है, उनके अंदर जो तेज है, वो वीर रस से लेकर के, चाहे वो परशुराम की प्रतीक्षा हो या फिर कुरुक्षेत्र हो, रश्मि रथी हो, हाँ आप ओज, आप उसके उनकी भाषा में ओज को पाएंगे। और आगे चल करके हम फिर श्रृंगार को भी पाते हैं, उर्वशी, और आगे चल करके हम देखते हैं हारे को हरिनाम। तो एक ही कवि में ओज से होते हुए उनकी जो यात्रा शुरू होती है, श्रृंगार से होते हुए हारे को हरिनाम, जो उनका अंतिम समय था जीवन का, उस चीज को स्वीकारते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि हिंदुस्तान ही नहीं, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई कवि होगा जिन्होंने जीवन को इतने करीब से समझा है, परखा है, और अपने देश के लोगों के अंदर जो देशभक्ति की भावना को भरने का काम किया, देश के अंदर एकता की भाव को भरने का काम किया। मैंने समझता हूं किसी और कवि में इस प्रखरता से हो। हालांकि हमारे बीच में माखनलाल चतुर्वेदी रहे हैं, और भी कई मैथिली शरण गुप्त रहे हैं, उन सबकी कविताओं को हमने पढ़ा है। लेकिन जब हम दिनकर जी को पढ़ते हैं तो एक आवेश देश के प्रति, यानी आज जो देश विभिन्न तरह के भ्रांतियों में बट गया है, चाहे हम उसे भाषा कह सकते हैं, उसे हम जाति कह सकते हैं, उसे हम धर्म कह सकते हैं, जब इनकी कविता को पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं, भारत एक है। और जैसा कि आपने जो परिचय दिया था श्रद्धा जी का, तो वो कहलाना चाहती है कि मैं भारतीय कवि हूँ। बड़ा अच्छा परिचय है।
यानी हम अपने आप को किसी क्षेत्र में या क्षेत्रवाद से न जोड़ करके न विभाजित कर ले। अगर हम हर कोई पहले अपने आप को भारतीय बोले तो ये जो हमारे बीच के अंदर जो बिखराव है, हमारे बीच में भारत के अंदर जो बिखराव पैदा हुआ है भाषा के नाम पे या फिर धर्म के नाम पे, वो बिखराव नहीं रहेगा। तो मैं दिनकर को एक ऐसे सजग नागरिक के रूप में, एक ऐसे समाज सुधारक के रूप में, एक ऐसे कवि के रूप में देखता हूं जिन्होंने देश को जोड़ने का काम किया अपनी कविताओं के माध्यम से, एक ऐसे धागे से जिससे कि ये देश एक सशक्त देश बन सके। क्योंकि उन्होंने विश्व युद्ध की विभीषिका को देखा, उन्होंने स्वतंत्रता को देखा और उनका जीवन भी बड़े कष्ट से गुजरा है। तो वो सारे दुख, वो सारे कष्ट से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और वो सारी चीज हम उनके कविताओं में, हम उनके गद्य में, उनके पद्य में देखने को मिलते हैं। और जब उनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था तो बच्चन जी से उसका संवाद चल रहा था। कई लोगों ने कहा था कि बच्चन जी आपको मिलना चाहिए था, दिनकर जी को मिल गया, ऐसी कुछ बातें आई उभर करके। तो खुद हरिवंश राय बच्चन दिनकर जी से मिलते हैं और कहते हैं, उन्होंने मंच से कहा ये बात कि मुझे लगता है कि दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, उन्हें संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिलना चाहिए, उनको हिंदी भाषा के लिए मिलना चाहिए, और उन्होंने जो भी गद्य और पद रचनाएं की हैं कुल मिला के उनको 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि एक कवि दूसरे कवि का इतना समर्थन करता हो, मतलब उस कवि के अंदर कि जो भावना होगी, जो उन्होंने व्यक्त किया होगा, वो कितना सर्वग्राह्य है। यानी पूरे हिंदुस्तान में उसको स्वीकार किया उस चीज को। तो वो कैसे कवि थे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हर पाठ्यक्रम में, आप जब परिचय दे रही थी तो मुझे इन महाविद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रम समिति में आमंत्रित किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं चाहता हूं कि ये आज की पीढ़ी दिनकर को पढ़े, क्योंकि जब दिनकर को हम नहीं पढ़ेंगे हम हिंदुस्तान को नहीं जान पाएंगे, भारत की एकता को नहीं जान पाएंगे, उसके दर्द को नहीं समझ पाएंगे। चाहे उन्होंने कथा महाभारत से उठाई हो, चाहे उन्होंने कृष्ण की बात कही हो, चाहे उन्होंने भीष्म की बात कही हो, वो कहीं ना कहीं वो जो समाज की परिस्थिति थी, उस परिस्थिति से जो उन्होंने सीखा वो आने वाली पीढ़ी को बताती है। और आज उनका हर लिखा हुआ चीज, चाहे वो गद्य हो चाहे वो पद्य हो, वो बिल्कुल प्रासंगिक है। तो मैं उनके हर चाहे उनकी कविता हो, चाहे उनका गद्य हो, पद्य हो, उनको मैं पाठ्यक्रम में रख करके आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहता हूँ। बहुत बहुत सुंदर बात। और आप सर, चूंकि जहां तक मुझे ध्यान है कि बेंगलोर यूनिवर्सिटी के जो पाठ्यक्रम की जो समिति है उसमें आप हैं, और ये एक बहुत ही गर्व की बात है कि उसमें आप जैसे प्रबुद्ध शिक्षक हैं जो कि समझते हैं आज की जरूरत को। और उसके साथ साथ आपने दिनकर की जो प्रासंगिकता बताई है, और आपने जो कहा उनमें जो एक स्वर था क्रांतिकारी, तो उनकी मुझे ये पंक्तियां याद आती है कि इस व्यक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धार, तड़प रहा जिसमें पढ़कर मानव समाज है सारा। फूटी विष की धारा, तड़प रहा जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दिनकर के बाद के स्वरों में जब उन्होंने कुरुक्षेत्र लिखा 1946 में, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध खत्म ही हुआ था। तो वो जो युद्ध की तो मैं क्या कहूँ उसको कि भयानक जो दृश्य था, विभीषिका थी उसकी, हाँ, विभीषिका जो थी, वो उनके हृदय में जो एक ज्वाला जो जलती है, और एक प्रश्न उठता है जैसे कि अशोक के हृदय में लड़ाइयों को देख करके जो उपजा था, जो एक सन्यास की भावना, लेकिन इनमें ये सन्यास की भावना नहीं उभरती, बल्कि ये एक ऐसी राह खोजते हैं। और वो राह ये कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद के द्वारा प्रकट करते हैं, जिसमें कि कहीं ना कहीं हमें समाजवाद और साम्यवाद की झलक मिलती है। और वो ये कहते हैं कि जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष कभी नहीं कम होगा। तो ये साम्यवाद और समाजवाद, और कहीं ना कहीं समाज में ये युद्ध न हो इसकी कोशिश, और इसके प्रति कितने सवाल और कितने जवाब हो सकते हैं, वो सारा युधिष्ठिर और भीष्म के माध्यम से सामने प्रकट होता है कि युद्ध का वास्तविक अंत क्या है, और क्यों हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, और किस तरह हम इससे बच सकते हैं। तो बहुत सुंदर आपने बताया सर कि बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। तो अब मैं चाहूंगी कि श्रद्धा,
आप इस बारे में या तो कुछ कहें या कुछ पंक्तियां आप दिनकर की ऐसी सुनाएं जिससे कि हमें लगे कि आज से 100 साल पहले जो कहा गया या 40 साल 50 साल पहले भी जो कहा गया वो कितना प्रासंगिक है दिनकर की कविताओं में, कितना मुखर है वो सब। जिस वजह से मैं दिनकर साहब से बहुत ज्यादा जुड़ गई वो शायद यही चीज थी कि उनकी कविता की प्रासंगिकता और उनसे जो तेज बहता है, जो ओज बहता है। दिनकर ये नाम उनको सही में शोभायमान है क्योंकि ओज की बहती हुई धारा है। आप सर से पांव तक भीग जाते हो उस ओज में, आपके मुख पे तेज आ जाता है। तो एक आज की परिस्थिति को बताता हुआ बंद है परशुराम की प्रतीक्षा का। परशुराम की प्रतीक्षा मेरे लिए गीता से कम नहीं है, मैंने कितनी बार पढ़ी होगी पता है। तो ये जो बंद है कि छोड़ो मत अपनी आन शीस कट जाए, छोड़ो मत अपनी आन शीस कट जाए, मत झुको अनय पर भले व्योम फट जाए, 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है, तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो। क्या बात है, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। श्रद्धा, तो सर जैसा कि आपने सुना, श्री नारायण सर जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपसे मुखातिब हूँ कि सर ने बताया, विनय सर ने भी, कि किस तरह से इनका स्वर जो है कितना प्रासंगिक है हर युग और हर काल में। तो आप चूंकि पटना से हैं और आपने दिनकर के साथ बहुत समय बिताया है, आप उनके परिवार से भी बहुत परिचित हैं जैसा कि आपने मुझे बताया, और आज भी उनके परिवार से आपका एक संबंध है। तो मैं जानना चाहूंगी उनके व्यक्तित्व के बारे में, थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी सर। ये आपने सही कहा कि चूंकि मैं पटना में हूँ और जहाँ मेरी यूनिवर्सिटी है वो दिनकर गोलंबर है हमारे पड़ोस में, वहीं दिनकर भवन, दिनकर जी वहीं रहते थे। आज भी उनका वहाँ मकान है। उनका जो छोटा पुत्र है केदारनाथ सिंह जी, वे मेरे मित्र हैं, वहाँ रहते हैं। उनका जो पोता है जिनको साहित्य से थोड़ी रुचि है जी, अरविंद कुमार सिंह, वे भी मेरे परिचित हैं, आते जाते रहते हैं, ये सब ठीक है। केवल एक संशोधन मैं करूंगा कि मैं उनके साथ बहुत नहीं रहा हूँ। अच्छा। 1-2 बार उनसे मैं मिला। 73 में उनका निधन होता है और उस समय मैं शायद 10वीं कक्षा का छात्र था। अच्छा। तो बहुत क्या मिलूंगा, बचपन में उनसे 2-3 बार मिला था, उसकी थोड़ी बहुत स्मृतियां हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी चर्चा अपनी बात कहने से पहले विनय भाई जी के प्रति मैं कर लूं। विनय जी ने बहुत बढ़िया कहा और उन्होंने कई सूत्र दिए दिनकर के काव्य को समझने के लिए। बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही। दिनकर के बारे में कहा ही जाता है कि वे आग और राग के कवि थे। उनमें आग भी है, उनमें राग भी है। वे श्रृंगार के भी उतने ही बड़े कवि हैं जितने बड़े कवि वो क्रांतिदर्शिता के हैं। वास्तव में वे सांस्कृतिक वैभव, सांस्कृतिक चेतना का जो वैभव है उसके बड़े कवि हैं। एक बात और मैं कहूं, उन्होंने कहा कि ज्ञानपीठ जो है उन्हें 72 में देखिए मिला था और ये मिला था उनको कुरुक्षेत्र के लिए, ये अगर उनको उर्वशी के लिए, ये सॉरी उर्वशी के लिए, अगर ये उनको संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिलता तो ज्यादा बेहतर होता। बहुत सुंदर लिखा है संस्कृति। ये देखिए साहित्य अकादमी 1959 में दिनकर जी को मिल चुका था जहां तक मैं याद करता हूं, और उन्हें इसी किताब पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। तो अब वहां ज्ञानपीठ की अपनी कुछ तकनीकी व्यवधान थी उस समय भी, जब उनको यह पुरस्कार मिला ज्ञानपीठ का, उस समय बहुत सारे लोगों ने ये बात कही थी, उस समय भी ये आवाज आई थी कि संस्कृति के 4 अध्याय जो उनकी किताब है वो माइलस्टोन है। तो उसके लिए यह अगर पुरस्कार मिलता तो पुरस्कार की गरिमा भी बढ़ती, लेकिन कुछ तकनीकी बातें थी। 72 में उन्हें ज्ञानपीठ मिला और ज्ञानपीठ में एक शर्त होती है कि 10 साल के इर्द गिर्द किताबें छपी होनी चाहिए। तो खैर हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना है। मैं 1991 में विश्वविद्यालय सेवा में आया और मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी पटना जिला का जो सीमांत क्षेत्र है वो मोकामा है जी। विनय भाई समझ गए होंगे कि मोकामा जो है
वह गंगा किनारे का वो छोटा सा नगर है, हमें और पता है। गंगा के उस पार जो है बेगूसराय पड़ता है, जहाँ बरौनी, सिमरिया में सिमरिया। दिनकर जी का जन्म हुआ था। जी, लेकिन उनकी जो विद्यालयी शिक्षा है वो मोकामा घाट, मोकामा घाट में मोकामा घाट कहते हैं उसको। मोकामा से वो लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, गंगा के किनारे। वहां उसी स्कूल में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। और आज भी मोकामा घाट में जहां वो विद्यालय था, उसके ठीक बगल में एक औंटा जी सर, शायद नेट की थोड़ी समस्या हुई है। सर आपकी आवाज नहीं है। जी जी जी। औंटा के हर घर में, कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें कोई एक कवि ना हो। तो उस जमाने में दिनकर का जो संघर्ष है, अभी विनय जी ने सूत्र रूप में कह दिया है कि बहुत संघर्ष में उनका बचपन आया था, तो वो बहुत सारी बातें कहने का बहुत मतलब नहीं है। मैं केवल एक बात की ओर, चूंकि आप सभी अध्यापक हैं, आप लोगों का ध्यान में आकृष्ट करूंगा। देखिए, जिस समय दिनकर काव्य लेखन में आए, 1908 में तो उनका जन्म ही हुआ था, और जिस समय वो हाई स्कूल में थे, महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश, मेरी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, ठीक। महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हो चुका था। अब देखिए कि 16-17 में ये वो जो है आते हैं चंपारण के, तो विनय भाई चंपारण के ही है ना, तो उन्हें ये ज्यादा बेहतर तरीके से मालूम होगा। भारत का पहला किसान आंदोलन चंपारण में होता है, उसके बाद ही देखिए बारदोली में होता है। तो दिनकर ने उस चंपारण में जो किसान आंदोलन हुआ उस पर उन्होंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहां से जो गुजरात में बारदोली में जो सरदार पटेल जी के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ, उस बारदोली से वो इतने प्रभावित हुए उस किसान आंदोलन से कि उन्होंने बारदोली विजय नाम से एक कविता लिखी, लंबी कविता लिखी। बाद में वो रेणुका में, शायद रेणुका में ही जो उनका पहला काव्य संग्रह है, उसमें वो कविता है भी। हालांकि वो अलग से भी एक पतली सी पुस्तिका है, वो मूल मेरे पास आज भी है, बारदोली विजय की वो मूल प्रति मेरे पास में है। वो बेगूसराय के ही एक पुस्तकालय में है, वो प्रति रखी हुई है, उसकी मैंने कॉपी कराकर अपने पास रखी है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, अब देखिए कि दिनकर जो समय विद्यार्थी थे, लेकिन उनको गुजरात में कोई किसान आंदोलन हो रहा है बारदोली में, उनकी जानकारी उनको थी, और उससे प्रभावित होकर उन्होंने उस बारदोली के किसान संघर्ष को लेकर, उस किसान आंदोलन पर जो है उन्होंने पहली कविता लिखी। हालांकि जब महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन में आए थे, किसान आंदोलन में, उस समय तो उनकी उम्र और कम रही होगी, बहुत ही कम रही होगी। ये कारण हो सकता है कि उन्होंने उस पर नहीं लिखी। तो एक तो इससे दो बातें होती हैं कि दिनकर जी देश दुनिया में जहां भी कहीं कोई महत्वपूर्ण घटना होती थी, उनकी वे जानकारी रखते थे। नंबर 2 कि उनमें राष्ट्रीय चेतना के अभ्युदय का अगर आपको तत्व खोजना हो, तो बारदोली विजय में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनसे उस राष्ट्रीय औदात्य के तत्व जो है आप खोज सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, विनय जी ने जो एक बात कही मुझे बहुत अच्छा लगा। दिनकर जी आग के कवि माने जाते हैं। वो खुद कहते हैं अपने समय का सूर्य हूं मैं, अपने समय का सूर्य हूं मैं, वो खुद कहते हैं। अब देखिए वो एक कवि का स्वाभिमान का दर्प देखिए आप, और वो खुद लिखते हैं, हटो व्योम के मेघ स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। उस समय जो भारत के पूंजीपति थे उनको ललकारते हुए वो कहते हैं, हटो व्योम के मेघ। इस देश के जो पूंजीपतियों को वो ललकारते हैं, जो किसानों के लिए, आम आदमी के लिए बाधक थे उनके सुख सुविधा के लिए। वो कहते हैं उनको दिलासा देते हुए कि दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। और इस तरह के
अनेक कविताएं उनके देखने को मिलती हैं। विनय जी ने बहुत अच्छा संकेत किया है कि ऐसा क्या हो गया दिनकर जी के जीवन में कि इस आग का जो कवि है उसका अंत होता है हारे को हरिनाम में। अब यहीं पर मैं एक बात और जोड़ूंगा। दिनकर जी की बात तो उन्होंने, माखनलाल चतुर्वेदी की भी चर्चा उन्होंने की। मैं ये कहता हूं कि हिंदी के जितने क्रांतिदर्शी चेतना के कवि हैं हिंदी में, वे निराला हो, वे माखनलाल चतुर्वेदी हो, कोई हो, जो शुरू होते हैं आग से, क्रांति से, ज्वाला से, आप देखिएगा कि उनका अंत जो है अध्यात्म में होता है। निराला जी खुद, हाँ, जयशंकर प्रसाद निराला जी खुद, आप देखिए कि निराला जी का आरंभिक काव्य जो है नए पत्ते की कविताओं को अगर आप देखें तो उसमें कितनी ज्वाला है, लेकिन अंत में वो अर्चना के गीत लिखने लगते हैं जी। तो ये कौन सा तत्व है कि हमारे हिंदी के जो कवि हैं वे चाहे किसी राज्य के कवि हों, हिंदी ही नहीं पूरी भारतीय भाषा की मैं बात कर रहा हूं, कि जो कवि आग से शुरू हुए, क्रांतिदर्शी चेतना की ज्वाला से शुरू हुए, उनका अंत जो है अध्यात्म में जाकर होता है। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां रही होंगी, वे कौन सी तात्विकियां थी, वह कौन सी मानविकी है, उस मानविकी की तलाश होनी चाहिए। अगर आप उसकी तलाश करेंगे तो दिनकर में जो राष्ट्रीय चेतना का मुख्य केंद्रीय तत्व है उसकी पड़ताल आप तुरंत कर लेंगे। तो दिनकर जी के बारे में जैसा कि आपने कहा, और चूंकि मैं यहाँ उनके अनेक रिश्तेदारों से परिचित भी हूँ, सिमरिया, आज ही के दिन सिमरिया में साहित्य अकादमी की तरफ से आज सिमरिया में एक आयोजन होना था, उसमें मुझे भी वहाँ उपस्थित रहना था, लेकिन इसी कोरोना के कारण वो स्थगित हो गया, जिसकी वजह से वह आयोजन टल गया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज के वक्त आपने उनको स्मरण किया। तो देखिए, अनेक बार मैं उनके गांव गया हूँ, मोकामा में मैं 10 साल रहा हूँ, उनके आसपास बेगूसराय, उनके चारों तरफ में रहा हूँ। तमाम लोगों से मैं मिला जो दिनकर जी के साथ थे, जो दिनकर जी पर जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। डॉक्टर दिवाकर, विनय भाई को मालूम होगा कि उन्होंने एक दिनकर नामा, उसके 8 भाग हैं, और एक एक क्षण, एक एक घटना की उन्होंने, एक एक घटना के विवरण उन्होंने उस किताब दिनकर नामा में दिया है, और पूरा जीवन उन्होंने उस किताब में लगा दिया। उनके जीवन में जितना संघर्ष था, उस संघर्षों में के आगे अंततः देखिए, राष्ट्रीय परिस्थितियों ने तो उन्हें नहीं झुका पाया इस राष्ट्रीय कवि को, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के आगे अंततः उन्हें नतमस्तक होना पड़ा। दोस्त जो कहते हैं ना, अपनों को ये दोस्त परायों को क्या दें, अपनों ने घर लूटा है। तो दिनकर अपनों से जितना मतलब परिस्थितियों के आगे उन्हें झुकने पर विवश होना पड़ा, उतना किसी और से नहीं। तो इन परिस्थितियों की अगर हम पड़ताल करेंगे तो हमें दिनकर के साहित्य का, उनके काव्य का तत्व जो है उसका मर्म हमें समझ में आएगा। बहुत बहुत सुंदर बात आपने बताई सर, कि अगर हम उनकी परिस्थितियों की पड़ताल करें तो हमें मर्म समझ में आएगा। और एक आपने बड़ी सुंदर बात कही है कि जितने भी कवि हुए हैं और जितने भी राष्ट्रीय चेतना के स्वर वाले कवि हुए हैं, या मैं ये कहूं कि जितने भी साहित्यकार हैं, अगर आप देखें तो जो आपको लगता है कि सबके अंत में वो अध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये मानव का जो तात्विक जो वस्तु, जो हृदय की जो वस्तु है, जो आत्मिक जिसको कहते हैं, वो पूरा ही वहीं आकर के होता है। ये हमारा जो आत्मा का जो एक स्वभाव है, हम पूरी जीवन इधर उधर जितनी भी हाथ पैर मार लें, क्योंकि आज भी मैं देखती हूँ कि जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं या बड़ी कंपनियों में काम करने वाले या साइंटिस्ट हैं, अंत में आकर देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े हुए पाते हैं। और कवि तो वैसे ही शुरुआत से ही देखा जाए तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि वाली बात होती है, तो वो तो आत्मा के तल तक पहले से ही छू करके आत्मा के तल को निकल करके उसके शब्द आते हैं। तो निश्चित ही ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। और अब मैं विनय सर को, चूंकि विनय सर पिछले साल ही शायद सिमरिया जाकर आए हैं, तो उनके उस अनुभव को जानना चाहूंगी। उसके पहले क्या हम समीर सर को सुन लें? हाँ बिल्कुल। जी जी।
तो मैं ना स्क्रीन शेयर करती हूँ समीर सर के लिए, क्योंकि वो चूंकि खुद उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपना वीडियो भेजा है, ऑडियो, तो मैं चाहूंगी कि हम उसको सुन लें। और एक मिनट, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? सर दिख रहे हैं? दिख रही है। यस मैम। तो 1 मिनट का समय मुझे लगेगा। मैं उनका ऑडियो भी जो है वो मुहैया कराती हूँ। और वो यहीं पर था। अच्छा, जब तक उनका ऑडियो हम लोड करते हैं, तब तक सर आपसे जानना चाहूंगी। जी जी। मैं एक बार स्क्रीन स्टॉप करती हूँ जब तक उनका ऑडियो लोड हो रहा है, कि आप सिमरिया के बारे में आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें और लोगों को पता चले कि आज भी वहाँ क्या स्थिति है दिनकर को लेकर के। जी, 2019 नवंबर जी में मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं जी दिनकर जी के जन्म स्थान, उनके गांव जा सकूं। जी हालांकि जब हम दिनकर जी का परिचय पढ़ते हैं तो जी। उनका जन्म हम्म बिहार राज्य के मुंगेर जिले में बोलते हैं। हम्म 1908 में जब उनका जन्म हुआ था तो मुंगेर जिला हुआ करता था, जी। और बाद में चल करके ये जिला 3-4 भागों में बट गया है। बेगूसराय अलग हो गया है, खगड़िया अलग हो गया है, मुंगेर अलग हो गया है, जमुई अलग हो गया है। तो सौभाग्य से मेरा भी गांव मुंगेर जिला में ही आता है। अरे वाह। लेकिन कभी दिनकर जी के गांव जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि एक फौजी परिवार से हूं तो जी। जीवन पर्यंत बाहर ही भटकता रह गया। लेकिन जब ओहो। से अध्यापन में जुड़ा हूं तब जी, से दिनकर की एक एक कविताएं मुझसे सवाल करती है, मुझे अपनी ओर खींचती नजर आई मुझे। क्या बात और है। मैं मतलब अपने आप को रोक नहीं पाया। हालांकि मेरा पहला प्रयास प्रेमचंद जी को लेकर था 2003-2004 में। जी। मैं क्लास में पढ़ाते पढ़ाते चला गया था लम्ही, ये देखने के लिए कि चंद्रिका प्रसाद ने जो लम्ही का विवरण दिया है उस पाठ में, क्या है, लम्ही मुंशी प्रेमचंद का गांव, क्या सच में उनका मकान इतना जर्जर हो गया है कि आने वाले 1-2 बरसात में भी को झेल नहीं पाएगी। और जब मैं अचानक वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि हाँ, ये 2003 की बात है कि सच में एक आध बरसात में वो प्रेमचंद का जो घर है लम्ही में, वो बिल्कुल टूट फूट जाता, जो खंडर पड़ गया था। तो वहां जाने के बाद मुझे ये अभियान मैंने शुरू किया, जिसमें करीबन लाखों बच्चे और हिंदी प्रेमी सारे अध्यापक जुड़े, और जिससे कि सरकार थोड़ी सी जागी और उसका फिर से मरम्मत हुआ। लगभग कम से कम वो इमारत जिसमें कि प्रेमचंद बैठ करके गोदान जैसी रचनाएं लिखी हैं, पूछ की रात लिखी हैं, तमाम उनकी कहानियां लिखी हैं, वो कम से कम बचा हुआ है। लेकिन अभी भी उनको एक संग्रहालय का रूप नहीं मिला है। तो इसी सिलसिले में मैं प्रयास करता रहा और मुझे 2019 में ये अवसर मिला कि प्रेमचंद के गांव सिमरिया पहुंचूं। हाँ, दोनों ही भ्रमण में एक अंतर देखा मैंने। जब 2003 में मैं बनारस रेलवे स्टेशन पे उतर करके ऑटो या रिक्शा से पूछ रहा हूं कि मुझे प्रेमचंद का गांव जाना है, तो आश्चर्य होगा आपको, 1 घंटे तक ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो कह सकता कि हाँ अच्छा, आपको वो लेखक के घर जाना है। ये मुझे बहुत दुख हुआ। मैं ढूंढता रहा, लगभग पौने घंटे घंटे के बाद एक ऑटो वाला आया मेरे पास। वो मुझे देख रहा था कि सर आप उस लेखक की बात तो नहीं कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ। बड़ी खुशी हुई, कम से कम एक आदमी तो है। और फिर मुझे अपने ऑटो में लेकर के गया, वहां सब कुछ वो दिखाया। लेकिन लगभग हर एक साल, मेरे साल 2 साल में एक बार जाने का अवसर मिला या फिर जाना पड़ा मुझे। लेकिन अब मैं देखता हूं कि प्रेमचंद के प्रति जागरूकता ज्यादा आ गई है। अब किसी ऑटो वाले से, रिक्शे वाले से पूछते हैं तो सीधा पांडेपुर चौराहा से आगे जाने की बात करता है। लेकिन 2019 में जब मैं दिनकर जी के गांव सिमरिया जाने की जब मैं योजना बनाई तो वहां का परिदृश्य अलग था। अलग ये था कि NH31 है वहां पे, NH31 और NH नेशनल हाईवे 28, ये जहां मिलता है उस जगह को 0 माइल बोलते हैं। बरौनी रिफाइनरी के पास पड़ता है ये 0 माइल। और वहां पर प्रेमचंद की एक आमद कद प्रतिमा बनी हुई है। देखते ही पता इतना अच्छा लगा मुझे
कि मैं किसी अपने जिस कवि के बारे में जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ, बैंगलोर से उतना दूर पहुंचा हूँ, बड़ी सी प्रतिमा देख के बड़ी खुशी हुई मुझे, अरे अच्छा लगा ये। और फिर जिस ऑटो में जिस गाड़ी में जा रहा था, उन्होंने कहा सर इसी सड़क पे जाते रहिए, आगे चल करके दाहिनी ओर एक आपको द्वार मिलेगा। और वहां पे मैंने जो प्रेमचंद द्वार 2004-05 में सरकार से बोल के बनवानी पड़ी, वो वहां मुझे बनी बनाई मिली, दिनकर द्वार वहां मिला। और वहां पे मुझे एक फोन नंबर मिला मुचकुंद जी का, और उसी फोन से फिर मैंने उनको फोन किया। तो किसी काम में व्यस्त थे, बोले कोई बात नहीं सर आप पहुंचिए, मैं वहां पहुंच जाता हूं। और जैसे ही मैं दिनकर जी के गांव में प्रवेश करता हूं, मैं लोगों के तमाम दीवारों पर वो उर्वशी से लेकर के तमाम उनकी कविताओं की पंक्तियां हो या फिर निबंध की पंक्तियां हो, पढ़ करके मन पहले गदगद हो गया। मैंने कहा अरे यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं, तो ये दिनकर की देन है, ये दिनकर की उपलब्धि है, ये दिनकर मेरे की ना ऊर्जा है। रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सुन करके कि हर घर की दीवार पर दिनकर की जी पंक्तियां लिखी है, मतलब एक शिहरन सी हो रही है। मतलब आज बिल्कुल बिल्कुल, इतना मेरे पास लोग। उसकी तस्वीरें हैं, मेरी जी। तस्वीरें हैं। ये देखकर मुझे इतना फक्र हुआ, इतना गर्व हुआ कि अरे मैं भी एक भारतीय हूं, और मैं एक भारत के उस कवि को मिलने जा रहा हूं जिनकी ओज और जिनकी तेज ने तहलका मचा रखी थी लेखनी की दुनिया में। और वहां पर जैसे आजकल हम देखते हैं ना, हर आदमी अपना अपना घर बनाता है, सजाता है, जी। लेकिन जिसके दीवार में अगर वो नहीं लिखी है तो कहीं ना कहीं उदासीन दीवार दिख रहा होता है। मैं आपको चर्चा करता हूं, यानी वहां जाने के बाद मुझे ये रश्मि रथी मैंने पढ़ी थी, लेकिन जब वहां मैं जैसे ही इंटर करता हूँ, थोड़ा चौराहा है वहां पे, उनकी एक मूर्ति बनी हुई है, वहां कुछ तस्वीरें ली हैं, और वहां पर रश्मि रथी की पंक्तियां लिखी रही। मतलब मुझे वो पूरा चीज पढ़ते हुए जाने में इतना मजा लगा, इतना अच्छा अनुभव हुआ कि फिर से मैंने वापस आके रश्मि रथी पढ़ी। और रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में वो जो बातें हैं, वो जब मैं फिर से पढ़ करके बच्चों के बीच जब मैं इसको शेयर किया, उनसे उनसे बातचीत की, तो बच्चे इतने ज्यादा उत्साहित हुए। और वो पंक्ति जब आप भी सुनोगे तो आपके मन में भी वो उत्साह, वो तेज, वो ओज प्रवाहमान होगा। वो जिस समय की हमने युद्ध की बात की थी अभी, जी। और दिनकर जी ने युद्ध की विभीषिका को देखा है। 1908 के बाद ही प्रथम वर्ल्ड विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, भारत की आजादी की लड़ाई हुई, महात्मा गांधी का जो भी रिवॉल्यूशन, जो भी क्रांति चलती रही देश की, वो सब उन्होंने अपने आंखों से देखा है। और युद्ध अनिवार्य कब है, युद्ध अनिवार्य कब होता है, वो बड़े ही सुंदर ढंग से रश्मि रथी में उन्होंने कृष्ण के मुख से बुलवाया है। वो बड़ी अच्छी पंक्ति लगी। हालांकि मैं कवि नहीं हूं, मैं लिखता नहीं हूं, लेकिन कुछ एक बातें जब मैं पढ़ता हूं कवि की, वो सुंदर लगती है, तो वह पाठ्यक्रम तक लाने की कोशिश करता हूं और मैं सफल होता हूं उसमें। तो ये पंक्ति मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जहां पे दिनकर जी लिखते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, बड़ी अच्छी बात करते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नास मनुज पर आता है, पहले विवेक छा जाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग है जो दृश्य अकांड देख, दृग है तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख।
चर अचर जीव जग छर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर शतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि विष्णु जलपति धनेश शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंडधर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। क्या बात है, बहुत भूलोक अतुल भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत का रण मृतकों से पटी हुई भू है पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। जिह्वा से करती ज्वाल सगन सांसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि झर हंसने लगती है सृष्टि उधर मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण बांधने मुझे तू आया है बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या कि मरण होगा टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर वही प्रखर फण शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी न जैसा होगा भाई पर भाई टूटेंगे विषबान बूंद से छूटेंगे वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल दो नर न अघाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे कर जोड़ खरे प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। यानी ये जब मैंने वहां पर पढ़ा मतलब युधिष्ठिर और कृष्ण की जो युधिष्ठिर कृष्ण और भीष्म के जो पूरा चित्र जैसे कि उन्होंने खींच दिया हो उस समय जब ये कहने आते हैं कि चलो गांव न सही मुझे 4 गांव ही दे दो 5 गांव दे दो 5 ग्राम ही दे दो और वो भी अगर दुर्योधन और वो नहीं मानते हैं तो वो नहीं दे पाते हैं तो उसका परिणाम युद्ध होता है। और उसी समय के लिए बहुत सुंदर ये बात जो है कही है हमारे दिनकर जी ने कि धर्मराज कर्मठ मनुष्य का पथ संन्यास नहीं है नर जिस पर चलता है वह मिट्टी है आकाश नहीं है। और उसी में वो ये कहते हैं कि कभी भी अगर कोई आपके पास अगर कोई आता है और कोई युद्ध की इच्छा से आता है या कोई आपका ही सत्व लेने के लिए आता है तो कभी भी यह मनुष्य का यह जन कभी किसी का अनुचित दर्प न सह सकता था कहीं देख अन्याय किसी का मौन न रह सकता था। यह बात भीष्म पितामह के लिए ये कहते हैं और साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि ये कायरता है अगर आप जबकि युद्ध की जरूरत है उस समय आप अगर संन्यास की बात कहते हैं तो कायरता है। अगर कोई आपके प्रति आपके खिलाफ अन्याय कर रहा है तो उस समय क्षमा की जरूरत नहीं है उस समय युद्ध की जरूरत है शस्त्र की जरूरत है। तो बहुत एक बात जोड़ना चाहूंगा वहां पे मैं वो जो अंतिम पंक्ति आई थी धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे ऐसा माना जाता है कि उस समय धृतराष्ट्र की आंखें यानी उनकी रोशनी कुछ समय के लिए आ गई थी और उन्होंने इस कृष्ण के इस विकराल रूप को अपनी आंखों से देखा था। तो ये जब मैंने उस पूरे सिमरिया ग्राम में घूम घूम कर दीवारों पे जब देखा तो पुनः आकर के मैंने उनकी कविताओं को चाहे वो उर्वशी हो या उनका पूर्वा संवाद हो या फिर कर्ण की बात हो भीष्म की बात हो वो सारे मैंने पुनः पढ़ना शुरू किया और फिर से मैं जब इनसे प्रेरित होता हूँ वो कुछ न कुछ बैंगलोर विश्वविद्यालय या किसी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में उसे रखता चला जाता हूँ।
बहुत बहुत सुंदर सर। और अब हम सुनेंगे कि समीर नारायण सर जी, जो कि जिन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग भेजी है और वो मैं आप शेयर करना चाहूंगी। तो मैंने उनकी फोटो लगाई है और अब हम उसको शेयर कर रहे हैं। आप लोगों को आवाज आ रही हो तो मुझे जरूर बताइएगा। एक मिनट, एक मिनट, ये शायद मैंने गलत रिकॉर्डिंग लगा दी। जी, आप लोगों को आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। ऑडियो नहीं आ रहा है सुनाई। ऑडियो नहीं आ रहा है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आप लोगों ने बताया नहीं, मैं सोची आप लोगों को सुनाई दे रहा है। नहीं, मुझे मुझे लगा लगा आप पहले सेटअप कि कर सिर्फ रहे हैं। मुझे ही आ रहा नहीं आ रहा है, बट ऑडियो नहीं आ रहा है सुनाई। अच्छा, एक मिनट, मैं फिर से करती हूँ। एक मिनट, आप बताइएगा। मुझे तो आ रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों को आ रही है। ठीक है, मैं फिर से लगाती हूँ। बताइए अगर ऑडियो आ रही है तो। आप शुरू किया कि एक बार पूछ ले। हाँ, आ रही है अब? नहीं, अब भी नहीं आ रही है। नहीं आ रही, नहीं आ रही। नहीं आई? एक मिनट, नहीं आ रही है? नहीं आ रही। ओ, एक मिनट। अच्छा, तो तब तक चलिए श्रद्धा, मैं कोशिश कर रही हूँ जब तक आप जो है आप दिनकर के बारे में देखा मैंने कि जितनी देर सर जो है दिनकर की रश्मि रथी पढ़ रहे थे, उनके साथ साथ आप पढ़ते जा रहे थे। मतलब आपको पूरी रश्मि रथी मुझे याद है। रश्मि रथी याद है। हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज की पीढ़ी रश्मि रथी और दिनकर से इतनी प्रभावित है। तो आप दिनकर के बारे में, दिनकर की कौन सी रचना से बहुत प्रभावित हैं और क्या सुनाना चाहेंगे, जब तक कि मैं एक बार कोशिश करती हूँ। जी, मैं जब दिनकर साहब से जुड़ी तो पहली रचना थी रश्मि रथी। जब से मैंने पढ़ना शुरू किया था हिंदी साहित्य को, तो शुरुआती दौर में जो रचनाएं थी उसमें से ही रश्मि रथी थी। और ये जो तृतीय सर्ग का दूसरा खंड आपने पढ़ा, वर्षों तक वन में घूम घूम, ये जबानी याद हो गया था। इतना लगाव, इतना प्रेम दिनकर साहब के साहित्य से है। और फिर उसके बाद जब परशुराम की प्रतीक्षा मिली तो मुझे मेरी आत्मा मिल गई। जो विद्रोह मैंने मुझ में पाल के रखा है, वो कुछ इस तरह जब फूटेगा तब मैं समझूंगी कि मेरा जीवन सफल हुआ। तो इसलिए ये दो मेरी बहुत 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 पसंदीदा रचनाएं हैं, परशुराम की प्रतीक्षा और रश्मि रथी। और रश्मि रथी का एक सर्ग सर ने सुनाया, एक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप सबको सुनाऊं। जब देवराज इंद्र कर्ण के सामने खड़े हैं और स्वयं स्वर्ग एक सूत पुत्र कहलाने जाने वाले व्यक्ति के सामने कुछ मांग रहा है, हाथ फहरा रहा है, उस वक्त का चित्रण है और बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है। तो उसी को पढ़ती हूँ मैं। श्रद्धा एक मिनट, मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही थी, अगर हो जाए जी तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, देखिए अभी साउंड आ रहा है?
नहीं आ रहा है। आज अभी नहीं आया। अब आएगा, देखिए। भारत के राष्ट्र कवि हाँ, आ गया। जी, आ रहा है। भाई सिंह दिनकर की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि पर किसी कवि का पुण्य स्मरण करना एक तरह से उसकी कविता का फिर से अवलोकन करना, कविताओं में लौटकर उसका अवगाहन करने जैसा होता है। कोरोना काल में, आज के कोरोना काल में दिनकर को याद करते हुए एक गहरे विषाद और दुख के भीतर छिपी हुई आशा की किरण को अनुभव करना भी है, क्योंकि दिनकर शोक और मातम के कवि नहीं हैं। दिनकर ओज और ऊर्जा के कवि हैं। दिनकर विवेक और चेतना के कवि हैं। दिनकर सत्ता के विरुद्ध समझौताहीन संघर्ष के कवि भी हैं। और जब हम दिनकर को इस रूप में याद करते हैं तो दिनकर की कविताओं का एक विराट फलक हमारी आंखों के आगे नाचने लगता है। भारत के और एक तरह से हिंदी के, आधुनिक हिंदी के सबसे बड़े कवि दिनकर की कविताएं उनकी विविध काव्य छवियों की वकालत करती हैं, और इन छवियों में उनका सात्विक क्रोध भी है, कोमल करुणा भी है, तथा दीपाता अप्रतिम सौंदर्य भाव भी है। उनकी कविताओं में सामाजिक न्याय भी है, विज्ञान और विवेक की चेतना भी है, और सत्ता के समक्ष जनता की वकालत करने का साहसी भाव भी है। हम दिनकर को इस रूप में याद करते हैं। उनके जैसा कोई दूसरा कवि आधुनिक काल में नहीं हुआ। आधुनिक भाषाओं के साहित्य का जब कभी वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होगा, हिंदी साहित्य को इसलिए भी सबसे ऊपर रखा जाएगा कि उसमें निराला और दिनकर जैसे महान कवि हुए। दिनकर ने अपने बारे में लिखा है कि वे छायावाद की ठीक पीठ पर आए कवि थे। छायावाद का समय 1920 से 1936 का माना जाता है। भारतीय राजनीति में यह समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई के निर्णायक दौर में प्रवेश करने का समय है। स्पष्ट है कि दिनकर ने जब कविता लिखना शुरू की तो उनका सामना छायावाद के वह है वह नहीं अनिर्वच जैसे निर्विकार भाव से हुआ, लाक्षणिक शैली से हुआ, और इनसे पैदा हुए कुहासे से हुआ। दिनकर ने अपनी सहज, स्पष्ट और प्रवाहपूर्ण लेखनी से, अपनी कविताओं से, ओजस्वी कविताओं से छायावादी कुहासे को काटने का काम किया।
उन्होंने लोकमानस में राष्ट्र प्रेम को प्रदीप्त करने, जगाने का काम भी किया। भारतीय कविता में और भारतीय कविता के इतिहास में दिनकर का यह अवदान अविस्मरणीय है। यह कम बड़ी बात नहीं है कि तुलसीदास के बाद दिनकर ही ऐसे कवि हैं जिनकी कविता भारत के व्यापक विराट जनगण का कंठहार बनी। और ऐसा ऐसे ही नहीं हुआ। भारत और भारतीय जनमानस के दुख, दारिद्र्य, श्रम, संघर्ष, गुस्सा और आक्रोश को जिस तेज तथा ओज से दिनकर ने अपनी कविताओं में अभिव्यक्त किया है वह दुर्लभ है। उनकी काव्य पंक्तियां हैं, मुझे याद आ रहा है अभिपथगा, प्रसिद्ध कविता अभिपथगा की पंक्तियां, स्वानों को मिलते दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं, युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फूलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार देता तब मुझको आमंत्रण। दिनकर भारतीय सभ्यता के चिंतक लेखक थे और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, समझौताहीन संघर्ष के स्वप्निल राष्ट्रबोध के महान कवि। जिन लोगों ने संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ा है तथा उनकी कविताओं का बढ़िया से अवगाहन किया है, वे मानेंगे कि दिनकर के साहित्य की संगति व्यवस्था से समझौता करना नहीं सिखाती। उनकी पंक्तियां हैं, फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। मुझे याद है कि ये पंक्तियां इमरजेंसी के दौरान निरंकुश सत्ता को चुनौती देने में भारतीय जनगण का नारा बनी थी। इमरजेंसी का इतिहास जब कभी लिखा जाएगा, इस कविता को नज़रअंदाज करना असंभव होगा। वैसे मेरा मानना है कि कविता का नारा बनना कोई अच्छी बात नहीं होती, पर नारा जब कविता में गूंजने लगता है तो बड़ी बात जरूर होती है। दिनकर इतने समर्थ कवि थे कि नारा उनकी कविता में आश्रय पाता था। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, दिनकर की कविताओं की कवि छवियां हैं। ओज और शौर्य ही नहीं, श्रृंगार के मामले में भी खड़ी बोली हिंदी के वे अद्वितीय कवि हैं। उर्वशी की पंक्तियां हैं, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता, रूप के आगे वही असहाय हो जाता, दृष्टि के रहते हुए निरुपाय हो जाता। और आगे फिर दिनकर कहते हैं, दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है। याद रखिए, उर्वशी उच्छल प्रेम और पौरुष के द्वंद्व तथा मुक्ति का काव्य है। जो लोग इसे श्रृंगार और रति का काव्य समझते हैं वे भूल करते हैं। 60 के दशक में प्रेम और मुक्ति का योग तरुण भारत के स्वप्न भंग का महायोग बन गया था। दिनकर इस महायोग को कविता में रचकर जिस उदात्त दर्शन की रचना कर रहे थे, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगी। एक बात और वह बात यह है कि दिनकर आखिर तक चुके नहीं थे। हारे को हरिनाम की कविताएं तो दार्शनिक भावभूमि पर खड़ा होकर लिखी गई कविताएं हैं।
यहाँ आते आते तो जैसे दिनकर पारंपरिक काव्य शास्त्र को खारिज करते हैं। वे लिखते हैं, कविता न गर्जन न सुक्ति है, कविता न घोष न तो वाणी स्वर चिंतकों की, चौंके हुए आदमी की उक्ति है, कविता न पूर्ति है न मांग है, सीढ़ियां नहीं है कि हर एक पांव सीधा करें, लॉजिक नहीं है ये छलांग है, अर्थ नहीं काव्य शब्द योग है, वासना का कीर्तन नहीं है खुद वासना है, रोगों का वह कागजी बखान नहीं भोग है, अर्थ से बचो कि अर्थ बेड़ी है परंपरा की, अर्थ को दबाने से ही शब्द बड़ा होता है। और आखिर में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, दिनकर अत्यंत प्रांजल गद्यकार भी थे। उनकी कविता का ओज उनके गद्य में भी मुखर हुआ है। वे जयशंकर प्रसाद और महाप्राण निराला की परंपरा के आलोचक थे। रीतिकाल के परवर्ती कवियों, खासकर घनानंद तथा बोधा प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त पर उनके लेख गद्य साहित्य की अमूल्य निधियां हैं। रामविलास जी को दिनकर का यह जो रूप है बड़ा प्रिय था। उन्होंने कहीं लिखा है कि यदि दिनकर कवि न होते तो आलोचक रूप में अधिक प्रसिद्धि पाते। दिनकर एक बड़े वक्ता भी थे, कुशल और वाक्पटु वक्ता। कहते हैं कि जन समूह को अपने ज्ञान, तर्क, विश्लेषण शैली और मेघमंद्र स्वर से दिनकर जी मंत्रमुग्ध कर देते थे। आज के दिन मैं दिनकर की पुण्यतिथि पर इन्हीं शब्दों के साथ उनका पुण्य स्मरण कर रहा हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर समीर सर जी, आपने तो पूरा दिनकर के व्यक्तित्व और कृतित्व को पूरी तरह से बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे समक्ष रखा है, और इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और हमारे साथ डॉक्टर शिव नारायण सर जी जुड़े हुए थे, कुछ तकनीकी खराबी के कारण थोड़ी देर के लिए अलग हुए थे और वापस शायद वहाँ थोड़ी नेट की उनको समस्या मिल रही है। तो बहुत बहुत सुंदर मुझे लगता है कि सर आपने भी और शिव नारायण सर जी ने भी जो भी दिनकर के बारे में हमने आज चर्चा की है वो अपने आप में बहुत ही सुंदर, बहुत ही कुछ नया हमें जानने, सुनने और समझने को भी मिला, और बहुत अच्छा लगा कि हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं। और अंत में जाते जाते मैं चाहूंगी कि श्रद्धा आप कुछ उनकी कविताओं को गुनगुनाएं, और उसके बाद हमारे जो भी दर्शक, जो श्रोता आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जूम के जरिए, और बहुत सारे लोग जो फेसबुक पर हमें देख रहे हैं, तो जो जूम के जरिए जुड़े हुए हैं वो अगर एक आध मिनट के लिए कुछ कहना या पूछना चाहें तो पूछ सकेंगे। तो चूंकि समय बहुत हुआ है तो श्रद्धा आपके पास आते हैं और जरूर चाहेंगे कि अंत में आप दिनकर जी के लिए कुछ हमें सुनाएं। मैं कुछ बंद परशुराम की प्रतीक्षा से सुनाती हूँ, जो मुझे लगता है कि आज के दौर में प्रासंगिक भी है और आज से 100 साल बाद भी प्रासंगिक रहेंगे। क्या बात है, मैं मानती हूँ कि इसका कारण दिनकर जी ने या किसी भी साहित्यकार ने किया हुआ तप होता है। एक तपस्या ही है साहित्य, हम सब कह सकते हैं। बाबा तुलसी ने कहा है कि तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल से सुधरई महिबारा। तो ये तप है जो हमको आज भी दिनकर साहब से जोड़े रखता है। तो पहला ये बंद है कि कुछ सोच रहा है समय राह में थमकर, कुछ सोच रहा है समय राह में थमकर, है ठहर गया सहसा इतिहास सहम कर, सदियों में शिव का अचल ध्यान डोला है, तोपों के भीतर से भविष्य बोला है, चोटें पड़ती यदि रही शिला टूटेगी, भारत में कोई नई धार फूटेगी, भारत में कोई नई धार फूटेगी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और
ये तो मैंने अभी भी पढ़ा था कुछ देर पहले, जिसमें कि 2 लाइनें हैं जो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है कि तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। नहीं डरो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यह कठिन शाप सुकुमार धर्म साधन का, यह कठिन शाप सुकुमार धर्म साधन का, रण विमुख शांत जीवन के आराधन का, जातिया पावकों से बचकर चलती है, निर्वीर्य कल्पनाएं रचकर चलती है, वृंतों पर जलते सूर्य छोड़ देती है, चुन चुन कर केवल चांद तोड़ लेती है, चुन चुन कर केवल चांद तोड़ लेती है। भाषा कठिन है किंतु हम सब के हृदय तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है, और ये चीज मुझे हमेशा बहुत पसंद आती है दिनकर साहब के बारे में। अब केवल 3 बंद सुना रही हूँ, आखिरी। स्वागत है दुखी मेष क्यों लहू शेर चकते है दुखी मेष क्यों लहू शेर चकते हैं, नाहक इतने क्यों दांत तेज रखते हैं, पर शेर द्रवित हो दशन तोड़ क्यों लेंगे, पर शेर द्रवित हो दशन तोड़ क्यों लेंगे, मेषों के हित व्याघ्रता छोड़ क्यों देंगे, एक ही पंथ तुम भी आघात हनोरे, मेषत्व छोड़ो मेषो तुम भी व्याघ्र बनोरे, तुम भी व्याघ्र बनोरे। और ये जो अगले 2 है ये मेरे बहुत दिल के करीब है, कि जब शांतिवादियों ने कपोत छोड़े थे, मैं नहीं कहती शांतिवाद गलत है, किंतु ये जो पंक्तियां है गजब है, कि जब शांतिवादियों ने कपोत छोड़े थे, किसने नहीं आशा से हाथ जोड़े थे, पर हाय धर्म यह भी धोखा है छल है, उजले कबूतरों में भी छिपा अनल है, उजले कबूतरों में भी छिपा अनल है, पंजों में इनके धार भरी होती है, कईयों में तो बारूद भरी होती है, क्या कईयों में बहुत बहुत ये राजनीति का वो चित्रण है जो आपके सामने परिस्थिति को खड़ा कर देता है। जो पुण्य पुण्य बक रहे उन्हें बकने दो, जो पुण्य पुण्य बक रहे उन्हें बकने दो, जैसे सदियां थक चुकी उन्हें थकने दो, पर देख चुके हम तो सब पुण्य कमाकर, सौभाग्यमान गौरव अभिमान गवाकर, वे पिए शीत तुम आतप खाम पियो रे, वे जपे नाम तुम बनकर राम जी हो रे, क्या वे बात, जपे नाम क्या तुम बनकर राम जी हो रे। बहुत ये बहुत जो 2 बहुत पंक्तियां है ये दिनकर साहब को दिनकर साहब बनाती है, कि वे पिए शीत तुम आतप घाम पियो रे, वे क्या बात जपे है। नाम तुम बनकर राम जी हो रे। बहुत 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 सुंदर, बहुत अच्छा लगा। और बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। सर आपका वीडियो ऑन नहीं है, अगर ऑन कर लें शिव नारायण सर जी। और मैं चाहूंगी कि आज जितने भी लोग अभी मौजूद हैं वो सभी अपना वीडियो ऑन कर लें। और शर्मा जी आप बिहार जी। से हैं और दिनकर जी के गांव के हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप 1 मिनट अगर कुछ भी कहना चाहें तो आपका स्वागत जी, है जी। जी जी जी। पहले तो मैं बधाई दूं जी अभ्युदय को, अपना वीडियो आपको, ऑन करें सर। पूरी टीम को। जी जी सर। मैं बधाई दे रहा हूं जी अभ्युदय को, आपको और पूरी टीम को, श्री नारायण समीर जी को, श्री नारायण जी को, और हमारी यादव जी को। उन्होंने जो बोला अक्षरशः सत्य है। मैं तो वहां का हूं ही। एक चीज और दिनकर जी के गांव के बारे में, वहां की व्यवस्था के बारे में बोलूं। दिनकर जी राष्ट्र कवि तो है ही, और इसी कारण से मैं एक चीज वहां पे देखा, उनके घर पे जो बना हुआ स्मारक, वहां पे मैसूर से एक तैल चित्र बनाकर वहां पर रखा गया है, दिया गया है यहाँ से, मैसूर महाराजा के तरफ से। वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। पूरे हिंदुस्तान को जो उन्होंने दिया, उनके प्रति जो श्रद्धा था, वो वहां पर दर्शित हो रहा है। तो और सभी कुछ विनय जी ने बोला है, दिल की बात उन्होंने कह दी। कहने के लिए मुझे कुछ नहीं है, और चूंकि मैं वहां का हूँ इसलिए सबको धन्यवाद। और उनके प्रति मैं आज 2 लाइन लिखा था, वो सुना देता हूँ। स्वागत है। जी जी। अर्पण करता हूँ सुमन आज मैं, राष्ट्र कविवर दिनकर को अब कौन दिखाता है। देखिए अफसोस होता है आज क्या परिदृश्य है, क्या हो रहा है हिंदुस्तान के, थोड़ा सा अपना खास कैमरा करके ऊपर करें राजनीति में। जी। राजनीति में अर्पण करता हूँ सुमन आज मैं, राष्ट्र कविवर दिनकर को अब कौन दिखाता है
सत्ता को हुंकार कलिश। क्या अब बात। कौन दिखाता है सत्ता को हुंकार कलिश, जनता ज्योतिर्मय करने को, जनता ज्योतिर्मय करने को। ये मेरी उनकी शब्द श्रद्धांजलि है और आप लोगों को शुभकामना, धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर बात कही शर्मा जी आपने, और ये सही में ये जानकारी बहुत सुंदर है कि एक तैल चित्र मैसूर के महाराजा ने उनके लिए बनवाई, और ये अपने आप में और बहुत गौरव की बात है। मैं उनके परिवार से बहुत देर तक बात किया, बैठा 1-2 घंटा, क्योंकि उसी गांव में मेरी छोटी बच्ची की शादी है, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं था वहां पे, और मैं मोटरसाइकिल से ही चला गया था, और क्योंकि दिल में एक कशिश था मुझे भी कि मैं उस नाम करने जाऊं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये आज के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए जी शर्मा जी। और खास करके उस मराठी बच्ची का मैं नाम भूल गया, श्रद्धा, वो हाँ, श्रद्धा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद और आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस तरह की कृति करें, महाराष्ट्र से पूरे हिंदुस्तान में जागृत हों अपनी कृति से। बहुत सुंदर। तो आज सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे श्री नारायण समीर सर जी को, जो कि आज थोड़ी परेशानी होने के बाद भी उन्होंने अपना वीडियो बनाकर हमें भेजा। ये उनकी कर्मठता और एक जो होता है ना कर्तव्य परायणता, उसको दिखाती है कि आप हर समय मतलब दिल के साथ, दिमाग को साथ लेकर और अपने कर्तव्य के प्रति आप कितने समर्पित हैं। तो उनका मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और उसके बाद हमारे साथ जुड़े शिव नारायण सर जी पटना से, उन्होंने इतना समय हमें दिया और इतनी अच्छी बातें और इतनी खास बातें जो साहित्य को लेकर, दिनकर जी को लेकर बताई। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और विनय सर जी, आपने भी बहुत समय दिया है। आप सभी अपने जीवन में इतना व्यस्त होते हुए इतना समय दे पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और सम्मान की बात है। और श्रद्धा, आपकी तो मैं वैसे ही बहुत प्रशंसक हूँ, तो बहुत सुंदर लिखती हैं और बहुत सुंदर बोलती हैं। और आज की पीढ़ी जब हिंदी के प्रति और भारत के प्रति ये समर्पण दिखाती है ना, तो कहीं ना कहीं मन में जो वो आशा का जो दीपक टिमटिमाता सा है ना, वो थोड़ा और प्रकाशित हो जाता है कि नहीं, हमारा देश, हमारी भाषा और हमारा भारत, उसका भविष्य आप लोगों के हाथों में बहुत सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए। मैं बहुत ज्यादा उत्सुक थी दिनकर साहब पे कोई कार्यक्रम हो इस बारे में जी। और इस कार्यक्रम के लिए आप ही का धन्यवाद है, क्योंकि आपने इस कार्यक्रम के लिए मुझे कहा कि एक कार्यक्रम होना चाहिए और हमने किया। और उसके बाद ममता मावंडिया जी, करुणा सक्सेना जी, ज्योति तिवारी जी, संगीता श्रीवास्तव जी, चंदा प्रहलादका जी और बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े थे, यशपाल सिंह जी और डॉक्टर संगीता जी। और इन लोगों के जो वक्तव्य हैं, बहुत सुंदर वक्तव्य विनय जी उन्होंने मैसेज दिया है। संगीता यशपाल जी ने बहुत सुंदर, सार्थक और ज्ञानवर्धक ये कहा है। संगीता श्रीवास्तव जी ने, करुणा सक्सेना जी कह रही हैं कि सौभाग्य हमारा कि महाकवि की स्मृति में इतना सुंदर आयोजन को मैं सुन सकी। और उसके अलावा हार्दिक बधाई दे रही है मंजू जी, बहुत सार्थक शब्द चर्चा। और फेसबुक पर भी बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं, तो मैं सबका थोड़ा सा नाम जरूर लेना चाहूंगी। डॉक्टर सुषमा सिंह, डॉक्टर इफ्फत फरीदी, घनश्याम केसरी जी, प्रेम तन्मय जी, मंजूश्री गुप्ता जी और बहुत सारे लोग जो हमें सुन रहे थे और अभी भी सुन रहे हैं। उनके सुनने से हमें बहुत उत्साह भी मिलता है और मुझे पता है आगे भी बहुत लोग सुनेंगे। तो आप सभी का हृदय तल से धन्यवाद देती हूँ। और एक बार फिर से सर आपको, विनय सर जी, शिव नारायण सर जी, श्रद्धा, समीर सर जी और सभी श्रोताओं को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।